नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 5 शहर 5 खबर, जिसमें सबसे पहले बात होगी टीम इंडिया की, यानी कि विपक्षी एकजुटता की। फिर बात करेंगे 2024 चुनाव को लेकर मायावती की रणनीति की। इसके बाद बात होगी चंदौली में बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष की भिड़ंत की। फिर बात होगी चमोली नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे की। और अंतिम में बात होगी बिहार के मोतिहारी की, जहां बीजेपी विधायक पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु में 2 दिनों तक विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन के नाम को लेकर घोषणा हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन के नाम को इंडिया बताया। वहीं इसको लेकर राजनीतिक घमासान भी छिड़ गया है। एक तरफ बीजेपी इसका विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता के सूत्रधार सीएम नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने भारत से संबंधित नाम रखने का सुझाव दिया है। वहीं बता दें कि नीतीश कुमार मंगलवार को विपक्षी पार्टियों के प्रेस वार्ता से पहले ही रवाना हो गए। 24 की लड़ाई अब काफी ज्यादा रोमांचक होती हुई नजर आ रही है। तो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी बेंगलुरु में बीते दिन, और ऐसे में ये खबर निकल के सामने आ रही है कि नीतीश कुमार इस बैठक के बाद जो नाम रखा गया उससे नाराज चल रहे हैं। और जानकारी ये भी आ रही है कि जब प्रेस वार्ता होनी थी उससे पहले नीतीश कुमार रवाना हो गए थे। ऐसे में जो नाम इंडिया रखे गए उसको लेकर घमासान छिड़ते हुए नजर आ रही है। बता दें कि अलग अलग विचारधारा की पार्टी यहाँ पे एकजुट होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में सवाल कई दिनों से खड़ा हो रहा था कि आखिर अलग अलग विचारधारा की पार्टियां एकजुट होकर कैसे आगे रणनीति बनाएगी, क्या रोड मैप होने वाला है, 2024 के चुनाव को कैसे साधने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में देखिए 24 घंटे भी नहीं बीते और ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगी ये सामने निकल के आ गई है कि नीतीश कुमार इस इंडिया नाम से नाराज चल रहे हैं। इंडिया नाम बता दें कि महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, विपक्षी एकजुटता का नाम इंडिया रखा गया है। यूपीए का नाम बदल के अब इंडिया हो चुका है। और ऐसे में नीतीश कुमार बताया जा रहा है कि इस नाम से नाराज है। इसलिए जब प्रेस वार्ता 4 बजे होनी थी उससे पहले ही नीतीश कुमार बेंगलुरु से रवाना हो गए थे। विपक्षी पार्टियों की एकजुटता बीते दिन हुई थी, इसमें तमाम पार्टी शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इंडिया इस नाम को रखा गया है। इस बैठक के बाद से बता दें कि इसमें आम आदमी पार्टी भी गई थी और उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश कुमार 24 घंटे से पहले ही उन्होंने नाराजगी जता दी है, कैसे 2024 की तैयारी करेंगे अब विपक्ष? देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से गठबंधन की जो यहाँ पर बैठक जो है बेंगलुरु में हो रही थी, तो उस बेंगलुरु की बैठक को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाराजगी जाहिर करनी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नाम रखा गया है इंडिया, वो सारी विपक्ष एकता जुट होकर रखा गया है। सभी लोगों ने जो है नीतीश कुमार ने इस नाम को इंडिया रखा गया था। लेकिन उसके बाद बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अगुवा बने बिहार के मुख्यमंत्री विपक्ष एकता को जो अच्छा देखते हुए नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद बता दें कि जिस तरीके से इसमें तमाम विपक्ष दल एकजुट हुए थे, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीकी है, तो उसको देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी कमर कसनी स्टार्ट कर दी। लेकिन उधर विपक्ष एकजुट होने का पूरा प्रयास कर रहा है, तो नीतीश कुमार को उसमें जो है नाराजगी जाहिर करने की बात भी सामने आ रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि अगली बार जो बेंगलोर में जो बैठक हुई थी, मेरी अगुवाई में ही वो बैठक की गई थी। क्योंकि पहली बैठक जब पटना में हुई थी तो उसमें तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे थे, 15 दल के जो नेता हैं वो पहुंचे थे। तो उसके बाद देखते हुए तो नीतीश कुमार जब बेंगलुरु नहीं पहुंचे तो उसको साफ तौर पे लग रहा था कि नीतीश कुमार नाराज है। लेकिन उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार कहीं नाराज नहीं है। नाराजगी की जो बात यहाँ चल रही थी, उन्होंने जो नाम रखा है विपक्ष को एकजुट करने का, जो इंडिया नाम रखा है, वो नीतीश कुमार के द्वारा ही रखाया गया था। तो मात्र ये माना जाए नितिन की ये सिर्फ एक अफवाह है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो बात यहाँ पर चल रही है लगातार नीतीश कुमार को देखते हुए, तो ये अफवाह की बात ही बताई जा रही है। लेकिन अफवाह ऐसे नीतीश कुमार ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि मैं किसी चीज़ से नाराज़गी जाहिर नहीं कर रहा हूँ और जो नाम है वो मेरे द्वारा ही रखा गया है। जब पहले पटना में जो बैठक हुई थी 2024 को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, विपक्ष एकजुट हो गया था। लेकिन उसके बाद ही बात की जाए नीतीश कुमार को देते हुए, तो नीतीश कुमार को कहते हुए कि आखिरकार नीतीश कुमार नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर मना
कर दिया। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार कहीं नाराज नहीं है। इंडिया नाम जो रखा है विपक्षी एकजुट को लेकर, तो उन्होंने नीतीश कुमार के द्वारा ही रखा गया था कि नीतीश कुमार बेंगलोर वाली जो बैठक हुई थी ममता बनर्जी के यहाँ पर, तो ममता बनर्जी के यहाँ पर जो है नीतीश कुमार जो है पहुंचे नहीं थे। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्होंने निशाना साधना स्टार्ट कर दिया कि अभी से ही विपक्ष एकजुट होने की बात करें। लेकिन गठबंधन में जो दरारें आ रही हैं, लगातार जो दरारें चल रही थी, तो उसको देखते हुए जो नीतीश कुमार जब बैठक में नहीं पहुंचे, तो बैठक को देखते हुए लगा कि नीतीश कुमार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उसमें साफ तौर पर नीतीश कुमार खुद इस बात को कह रहे हैं कि मैं किसी कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाया था। लेकिन जो नाम रखा है विपक्षी एकजुट को एक करते हुए, जो इंडिया नाम है वो नीतीश कुमार द्वारा ही रखा गया था। तो इंडिया किस तरीके से एनडीए को पछाड़ेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में, नितिन? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को पिछाड़ने के लिए पूरा प्रयास जो है विपक्ष एकजुट हो चुका है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लेकिन उसके बाद की बात की जाए तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो जिस तरीके से लग रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है उसे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाएं और भारतीय जनता पार्टी से लोगों से बचाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी महंगाइयाँ कर दी हैं। तो उसको देखते हुए लोग काफ़ी परेशान यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि एनडीए के जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और विपक्ष एकजुट होकर जो है पूरी तरीके से जो है एक साथ रहेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीकी आ रही है। तो उसमें कैसी तरीके से देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हराया जाए। जी बिल्कुल, देखना होगा कि यूपीए से जो इंडिया बना है उसकी क्या रणनीति, क्या रोड मैप होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। उधर विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ इंडिया नामक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भी अपने सहयोगी दल को जोड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच फिजाओं में एक सवाल तैर रहा है कि यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती की नाव आखिर किस पाले में जाकर रुकेगी। खैर, बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया है। मायावती के अनुसार उनकी पार्टी बसपा 2024 का चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती ने आज कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। कहा है कि गठबंधन की राजनीति कांग्रेस करती है, उनका जातिवादी दलों के साथ गठबंधन है। वहीं बीजेपी की बातें दावे सब खोखले हैं। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है, हम ऐसा नहीं कर सकते। बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहां की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग। तो बता दें कि मायावती ने साफ कह दिया है कि वो अकेले अपने दम पे बीएसपी को आगे ले जाएगी और 2024 के चुनाव में मैदान में उतरेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, देखिए, जिस बात को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ना विपक्ष के साथ मायावती नजर आ रही है, ना एनडीए के मीटिंग में शामिल हुई है, आखिरकार आज सामने आए मायावती और सारी बातें उन्होंने रख दी। बिल्कुल सिटी, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष
जो है वो विपक्षी एकता के साथ में गठबंधन करते हुए जो है बड़ी संख्या में जो पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों की जो मुख्य पार्टियां हैं, उन सबको एक साथ में लाकर और 2024 के चुनाव को लड़ने की जहां एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो पार्टियां उस गठबंधन में नहीं गई हैं और विपक्ष में हैं, उनको लेकर जरूर जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जो थी वो बनी हुई थी, जिसमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पे बसपा को लेकर थी स्थिति कि बसपा आखिर किस और जाएगी और कैसे चुनाव लड़ेगी। ना ही वो एनडीए में शामिल हुई, ना ही उन्होंने जो है विपक्षी एकता की जो बैठक थी उसमें वो शामिल होने के लिए पहुंची। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में असमंजस की स्थिति थी, जिसको आज मायावती ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। बसपा अकेले दम पर लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ेगी। लगातार मायावती का कहना है कि जिस तरीके से उसका जन समर्थन जो है वो बढ़ा है, लगातार लोगों के बीच में जो है बसपा जो है वो बढ़ रही है, ग्राउंड जीरो पर वो काम कर रहे हैं और उसका नतीजा जो है वो 24 में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशियों को उतारेगी बिना किसी गठबंधन के। ना ही वो विपक्षी गठबंधन में जाएगी, ना ही वो एनडीए में शामिल होगी। अकेले वो चुनाव को लड़ेंगी, हर सीट पर उनके प्रत्याशी को जो है वो उतारेंगी और वहां से उन्होंने कहा है, उन्होंने दम भरा है कि बड़ी संख्या में उनके प्रत्याशियों को जीत जो है वो हासिल होगी। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी अहम और एक बड़ा फैसला रहने वाला है। क्या लगता है प्रियम की जो दावे बीएसपी प्रमुख की तरफ से किए गए हैं वो मात्र सिर्फ खोखले साबित होंगे, धरातल पे उसके नतीजे देखे जा सकते हैं? स्वीटी देखिए, फिलहाल अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो जिस तरीके से बसपा की तैयारी चल रही है और जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए उनमें काफ़ी अंतर है। अभी भी उस तरीके से सक्रियता पार्टी के अंदर देखने को नहीं मिली है। ग्राउंड जीरो पे कार्य जो है वो देखने को नहीं मिला है अभी तक। हालांकि मायावती का जरूर दावा है कि उन्होंने सभी तैयारियां पूरी की हैं और लगातार तैयारियां पार्टी जो है वो कर भी रही है। हर एक सीट का विश्लेषण और मंथन किया जा रहा है, उस पर देखा जा रहा है कि कैसे जिताऊ प्रत्याशियों को उस सीट पे उतारा जा सकता है। लेकिन जिस स्तर पर तैयारी होनी चाहिए, चूंकि आपका मुकाबला बीजेपी के साथ में है, बीजेपी वो पार्टी जो लगातार चुनावी मोड़ में रहती है, लगातार बैठ के सर्वे, उसके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स, उसकी जो इंटरनल सर्वे है वो सभी उसको देख के उनका अध्ययन किया जा रहा है, वो मंथन कर रहे हैं, संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है, दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर पार्टी शामिल कराया जा रहा है, हर एक सीट का बीजेपी मंथन करे। तो ऐसे में जब मुकाबला आपका बीजेपी से है तो उस स्तर पर या उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो बसपा की तैयारी ना के बराबर नजर आ रही है। और इसके अलावा जिस तरीके से दावे मायावती की तरफ से किए जा रहे हैं वो ऐसे ही दावे 2022 के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव की बात करें या फिर 2019 और 2017 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो उस समय भी किए गए थे, लेकिन जो नतीजे आए वो बिल्कुल ही कह सकते हैं मायावती के दावों के विपरीत नजर आए। ना के बराबर सीटें जो हैं वो बीएसपी ने जीती हैं। मौजूदा वक्त में अगर आप देखें तो केवल एक विधायक बीएसपी के पास में है। तो ये कहीं ना कहीं इस और जरूर इशारा करता है कि जो तैयारी करे जाने की आवश्यकता है या फिर जिस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए वो अभी बसपा नहीं कर पाई है। हालांकि जरूर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वो बीजेपी की बी पार्टी है और बीजेपी के इशारों पर ही वो अपने प्रत्याशियों को उतारकर समाजवादी पार्टी के वोट को काटने का काम जो है उनकी तरफ से किया जाता है। बीएसपी सुप्रीमो द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तमाम बातें रखी गई उससे तो ये साफ हो जाता है कि बीएसपी न्यूट्रल रहना चाहती है, ना वो एनडीए के साथ जाना चाहती है ना एनडीए के साथ जाना चाहती है। उन्होंने यूसीसी का भी समर्थन किया है, साथ में यूसीसी को भी लेकर भी उन तमाम बड़ी बातें कही हैं। देखिए, बिल्कुल मायावती ने आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें यूसीसी को भी उन्होंने अपना समर्थन देती हुई नजर आई हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अकेले वो मैदानी चुनाव में उतरेंगी, जो है किसी भी पार्टी के साथ में बीएसपी जो है वो गठबंधन नहीं करेगी। अपने मुद्दों को लेकर वो उठाएंगी, दलित, पिछड़े, वंचितों को लेकर वो मुद्दे उठाएंगी और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर अभी स्थितियां हैं सरकार की खिलाफत करती हुई वो नजर आएंगी और हर एक मुद्दे को वो उठाएंगी जिसके जरिए लोग जो है प्रभावित होंगे। साफ तौर पर उनका कहना है कि बिल्कुल अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, बीएसपी कितनी तैयारी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में मंगलवार को बीजेपी की टिफिन बैठक चल रही थी। बैठक में मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल और जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी के बीच जमकर बवाल हो गया। दोनों ने एक दूसरे को कथित तौर पर देख लेने की धमकी दी। यह सब केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की मौजूदगी में हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हालांकि महेंद्र नाथ पांडे बहस के बीच बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया। वायरल वीडियो को शेयर
शेयर करते हुए यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से सटे जिले चंदौली में आज केंद्रीय मंत्री के सामने विधायक और जिला अध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए। ये भाजपा की बौखलाहट को साफ दर्शाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये वीडियो सुबह से वायरल हो रही है, कोई इस पर प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है क्या विधायक या जिला अध्यक्ष की? आपको बता दें कि जो मामला है ये टिफिन बैठक का है। कल देर शाम को जो है चंदौली में टिफिन बैठक होती है, वहाँ के विधायक रमेश जायसवाल और साथ जो है जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह उसमें शामिल थे उस बैठक में। और उसी बैठक में जो है ऐसा मामला सामने आया जब रमेश जायसवाल और अभिमन्यु सिंह आपस में लड़ने लगे। मामला कुछ था कि इस बात में जब स्वागत किया जाता है, स्वागत भाषण दिया जाता है, तो दौरान जो है उसमें रमेश जायसवाल का नाम नहीं आया। इसमें वो गुस्सा दिखे साफ साफ तौर पर, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर किया। अभिमन्यु सिंह को लेकर जो जिम्मा होता है पूरा ये सब चीज करने का होता है जिला अध्यक्ष का, यानी अभिमन्यु सिंह के ऊपर वो साफ तौर पर नाराजगी जाहिर किया। उसके बाद जो है सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर उन्होंने जो है साफ तौर पर वो गुस्सा होते हुए दिखे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ये अनियमितता है और एक तरह से कहीं ना कहीं इस पर बता रही है कि सामुदायिक कम के भाजपा के अंदर जो कि लगातार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपस में और देख लेने की धमकी देती है। और मीटिंग अपने बंटवारे वहाँ पे स्वयं जो है टीम के मंत्री महेंद्रनाथ पांडे वहाँ मौजूद है और वो टीम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी में ये सब मुद्दा कहीं ना कहीं चीजों को दिखाता है कि किस तरह से जो है भाजपा में भी जो है आंतरिक कलह वो हावी होता जा रहा है। जी बिल्कुल, और चुनाव से पहले ये तस्वीरें काफी मायने रखती है। खास बात तो यह है कि बीच में केंद्रीय मंत्री बैठे हुए, उनकी तरफ से लाग समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विधायक जी एक भी नहीं सुन रहे हैं उनकी। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री ने कई बार टोका, कई बार उन्होंने मना किया कि देखिए आप लोग ऐसे जो है काम ना करें, ऐसे हमारे अधिक शब्दों का प्रयोग ना करें, दूसरे को देख के नहीं धमकी दे रहे थे। उस पर भी जो है महेंद्रनाथ पांडे ने रोका। उनको साफ तौर पर वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से महेंद्रनाथ पांडे जो है बीच बचाव कर रहे हैं। लेकिन न विधायक रमेश जायसवाल सुनने को तैयार है और न ही अभिमन्यु सिंह को जो है कोई फिक्र है कि क्या कहा जा रहा और तो क्या प्रभाव जाएगा बड़े स्तर पर। तो दोनों के बीच जो है ये मामला लगातार सुर्खियों में है और बहस कर रहे थे। उसके बीच बचाव में जो है महेंद्रनाथ पांडे भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये देखा जा सकता है कि वो भी जो है कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं रहे और लगातार ये बहस है वो पूरी बड़ी बैठक में चालू रहा, ये बहसबाजी का दौर। और जी बिल्कुल विकास, अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ बीजेपी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड के चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां करंट लगने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरीके से झुलस गए। सभी को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे की चपेट में आने से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी आशंका है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस हादसे में 6 पुलिस कर्मियों की भी जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोग भी बुरी तरीके से झुलस गए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें श्रीनगर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना पर दुख जताते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आंकड़े 16 ही है मरने वालों की या बढ़े हैं? अभी तक ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन की तरफ से पुष्टि हुई है उसमें 15 से 16 लोगों के मरने की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन जो अधिकारी की कह सकते हैं, जो सूत्र वहाँ पर बता रहे हैं वो ये है कि मरने वालों की तादाद अभी और यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि जो इस समय जो लोग हताहत हुए हैं, जो लोग घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उसमें से कुछ की हालत यहाँ पर और गंभीर बताई जा रही है। हादसा बड़ा दुखद इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ये घटना कल शाम वहां पर घटी थी। पहली बार जब वहां पर करंट फैलने से एक व्यक्ति की मौत वहां पर हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से लापरवाही इस पूरे मामले पर बरती गई, आज उसने बड़ा हादसे का रूप यहाँ पर लिया। और ये कह सकते हैं कि 15 और लोगों की मौत यहाँ पर अभी तक हो चुकी है, जिसमें पिथलकोटी के जो चौकी इंचार्ज है प्रदीप रावत, उनके जो अमरात है, 2 होमगार्ड साथी थे, उनकी भी मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। कई अभी भी ये कह सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर अस्पताल में भर्ती हैं, जो लोग झुलसे हुए हैं, उनकी भी हालत गंभीर यहाँ पर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये कह सकते हैं कि पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश यहाँ पर दे दिए गए। 1 सप्ताह के भीतर उस रिपोर्ट को यहाँ पर शासन सम्मुख यहाँ पर रख दिया जाएगा कि जो घटना घटी है उसके लिए आखिर कारण कौन से जिम्मेदार हैं, कौन लोग इसके पीछे दोषी हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, वो सब 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर पता चल पाएगा। इसके अलावा
मुख्यमंत्री ने जो मृतक जो परिजन थे, मृतक जो लोग थे, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात यहाँ पर करी है। जो लोग घायल हैं उनको तत्काल 1-1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर देने की बात कही, ताकि उनका बेहतर इलाज यहाँ पर किया जा सके। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो लोग गंभीर हैं उन्हें ऋषिकेश एम्स अस्पताल लाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से घटना घटी है उसे क्षेत्र में एक आक्रोश सा फैल गया है, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगातार वहां पर लापरवाहियां हो रही थी और ग्रामीण जो थे वहां पर वो लगातार इन सब चीजों की शिकायत यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन उच्चाधिकारियों की तरफ से कोई संज्ञान अभी तक उस मामले पर नहीं लिया गया, जिसका खामियाजा आज बड़ी दुर्घटना के रूप में यहाँ पर घटा है। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जो न्यायिक जांच के जो आदेश यहाँ पर दिए, उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार सभी को है कि क्या कुछ स्पष्ट कारणों से पता वहां पर चल पाएगा। जी, जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि देर रात भी इस तरीके की बिजली दौड़ी थी, तब एक मजदूर की मौत हो गई थी और जैसे उसके परिजन वहां पे पहुंचे तब एक बार फिर से ये बिजली जो है वो पूरे इलाके में दौड़ी और 15 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई। उस समय अगर संज्ञान लिया जाता तो शायद इन 15 लोगों की जान बच जाती। अभी ये भी कह सकते हैं कि जो वहाँ के जो लोग इस समय जो जानकारी दे रहे हैं, क्षेत्र के जो लोग बता रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कल जब ये घटना वहां पर घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत वहां पर हो गई थी, उसके बाद पुलिस की तरफ से भी लगातार इस पूरे मामले पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को आने की बात यहाँ पर कही गई थी कि उनकी तरफ से जल्दी कोई तत्काल यहाँ पर कार्रवाई की जाए, जिससे जो करंट फैलने का जो आशंका है वो वहां पर समाप्त की जा सके। लेकिन उस पर ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई एक्शन वहां पर लिया गया और उसका खामियाजा आज इस बड़ी घटना के रूप में यहाँ पर देखने को मिला है। ये सब जांच, जो न्यायिक जांच जो होगी, उन सब चीजों में इन सब कारणों को स्पष्ट पता चल पाएगा कि आखिर इस घटना के कारण क्या रहे। लेकिन जो क्षेत्र में जिस प्रकार से लापरवाही यहाँ पर घटी है, इस मानसून सीजन में कह सकते हैं कि बड़ी दुखद घटना उत्तराखंड राज्य के लिए यहाँ पर घटी है और ये बड़ी आपदा की घड़ी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पर खड़े हैं, उनको ठंडा बधाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो जनपद के प्रभारी बिल्कुल, अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसकी लापरवाही निकल के सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के मोतिहारी से भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है, जहां नगर थाना में बेतिया के नरकटियागंज के बीजेपी विधायक पर 10 लाख फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पुलिस को दिए आवेदन में पीड़ित संजय सारंगपुरी ने कहा है कि वो रश्मि वर्मा ने उन्हें एक जमीन बेचने के लिए दिखाई, जहां उस जमीन में से 1 कट्ठा जमीन देने का सौदा 12 लाख में तय किया गया था, जिसके बाद 10 लाख नकदी मोतिहारी के सर्किट हाउस में दी गई। इस राशि का एग्रीमेंट विधायक ने अपने लेटर पैड पर किया था और जब जमीन रजिस्ट्री करने के लिए कहा तो वो इनकार कर गई, जिसके बाद में विधायक ने 10 लाख का चेक दिया। जब उक्त चेक को भारतीय स्टेट बैंक की एडीबी शाखा में जमा किया तो पैसे के अभाव में चेक बाउंस हो गया। फिलहाल पुलिस ने आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुट चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोतिहारी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? आवाज मिल रही है? जी हेलो जी, आवाज आ रही है, बताइए क्या है पूरा मामला? मैं बता दूं, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे धर्मेंद्र को, लेकिन मोतिहारी नगर थाना में एक एफआईआर दर्ज कर संजय दिलाने के मामला में पैसा लिया गया। उसके कुछ दिन के बाद चेक बाउंस हो जाने के बाद उन्होंने कल मोतिहारी नगर थाना में एफआईआर कितने लाख की ठगी हुई है टोटल यहाँ पे धर्मेंद्र? जी मैं बता दूं कि एक नरकटियागंज में जमीन के काम हो चुकी थी, दे चुका, साल भर 1.5 साल से विधायिका पंचायती के बाद उन्होंने बैंक में जाकर 2 माह चेक बाउंस हुआ,
पर थाना में FIR की है। जी धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हर आपका बिंदु पर तमाम जांच जानकारियों के लिए। तो देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार का एक और चेहरा निकल के सामने आया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी विधायक पर लगा है ठगी का आरोप, और ऐसे आरोप लगातार कई दिनों से हर जिले से निकल के सामने आ रहे हैं। और ऐसे में बिहार का ये पूरा मामला है जहाँ पे विधायक रश्मि वर्मा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो चुका है। पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है इसका इंतजार होगा, लेकिन ये केस जो है बिहार से निकल के सामने आया है। और ऐसे में सुशासन बाबू के राज में भ्रष्टाचार एक बार फिर से होते हुए नजर आ रही है और लगातार इस पे लिपापोताई की जा रही है। बता दें, जमीन बेचने को लेकर ये आरोप लगा है। उन्होंने चेक मुझे दिया था 10 लाख रुपया का, जब दबाव बनाए पहले पैसा दे दो, दिया था 10 लाख रुपया का, जब दबाव बनाए पहले पैसा दे दो। तो उसने मुझे 10 लाख रुपया का जो है चेक दिया था, लेकिन सिर्फ चेक दिया था, उसमें खाता में पैसा उसके था ही नहीं। आज तक उसके खाता में पैसा ही नहीं है। 2 बार चेक बाउंस हुआ है। रश्मि वर्मा नगरिया में बीजेपी के एमएलए है, अभी वर्तमान में एमएलए है। और रश्मि वर्मा पर ऐसे भी जो है कई आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। हाँ, उसकी संख्या दर्जनों से ऊपर है। उन्होंने चेक मुझे दिया था 10 लाख रुपया का, जब दबाव बनाए पहले पैसा दे दो। जी, पिछले महीने ये मामला दर्ज हुआ है। चेक बाउंस का मामला बताया जा रहा है। तो चूँकि कमर्शियल डिस्प्यूट है और पूर्व में संभवतः ये उनके साथ भी कार्य किए हुए हैं, तो हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। हम लोग जो एक टीम को हम लोग बेतिया भेजेंगे, ताकि जो इसमें डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ है हम लोग बैंक से ले सकें, और उसके बाद हम लोग आगे पर कार्रवाई। जी, पिछले महीने ये मामला दर्ज हुआ है। चेक बाउंस का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।